हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। आज हम भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे इम्पॉर्टेंट इकाई के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है भारतीय निर्वाचन आयोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बिहार में विधानसभा इलेक्शन हुआ है और हर बार इलेक्शन के टाइम पे ऐसा होता है कि निर्वाचन आयोग पे इल्ज़ाम लगते हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, ईवीएम हैक हो गया है। इन सब से रिलेटेड तरह तरह के इल्ज़ाम लगते रहते हैं। तो आज हम उसी भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अब शुरू करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324 के तहत की गई है। एक सेकंड कलर। और जैसा कि आप सभी इसकी तारीख को देख के समझ सकते हैं कि 25 जनवरी 1950 यानी भारत का संविधान तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो भारत के संविधान लागू होने से पहले ही चुनाव आयोग की स्थापना हो चुकी थी। मतलब भारत का संविधान लागू होने से एक दिन पहले ही भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हो चुकी थी। इसीलिए हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। जो भारत का चुनाव आयोग है, ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव प्रबंधन निकायों में से एक माना जाता है। भारत में हर चुनाव में करोड़ों मतदाता वोट डालते हैं और इतने बड़े स्तर पर शांति से चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही देन है। अब समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संरचना क्या है, मतलब इसमें कितने सदस्य होते हैं। शुरुआत में जब मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था, उस समय आयोग जो था वो एक सदस्यीय था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, चुनावी प्रक्रिया जटिल हुई और राज्यों की संख्या बढ़ी, तब मतलब दिक्कत होने लगी। तो इसलिए 1993 में चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया, जिसमें कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर थे। जैसा कि अभी तत्काल में है, चीफ इलेक्शन कमीशन इमेज में आप देख रहे हैं ज्ञानेश कुमार हैं, और इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी हैं। लेकिन ये तीनों जो भी एक चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन तीनों की शक्तियां समान होती है और अगर कभी निर्णय जो लेना होता है वो बहुमत से लिया जाता है, ताकि आयोग का जो भी डिसीजन हो पारदर्शी और लोकतांत्रिक बना रहे। अब हम समझते हैं इसके नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अभी मतलब इसके साथ ही वो नियुक्ति से संबंधित एक बदलाव भी हुआ है, जिसमें एक सिलेक्शन कमेटी भी बनाई जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों शामिल हो रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमिश्नर जो भी है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो। अगर वो लोग 65 वर्ष की उम्र पहले पार कर लेते हैं तो उनको 4-5 साल में भी हटाया जा सकता है पद से, मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। लेकिन अगर वो 65 साल से पहले, मतलब 65 साल से पहले ही वो 6 वर्ष पूरा कर लेते हैं, तो फिर उन्हें 6 वर्ष के बाद हटना ही होता है। दोनों में से मतलब जो पहले होगा उसे हटना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना बहुत कठिन है। उनको हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी है। मतलब जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, यानी संसद में जो इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस होता है, उसी के आधार जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह पर हटा सकते हैं। यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की स्वतंत्रता सबसे मजबूत रखी गई है, ताकि सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर दबाव न बना सके, और इससे चुनाव आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता सुनिश्चित हो पाती है। आप समझते हैं कि निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या हैं। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराना, मतलब लोकसभा, राज्य विधानसभाएं, एक सेकंड, राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद। मतलब कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव कराता है। मतदाता सूची तैयार करते हैं जिसमें इलेक्टोरल रोल बनाना और नाम जोड़ना, हटाना, सुधार करना आदि शामिल है। राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों को पहचान कराता है और चुनाव चिन्ह अलॉट करना भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। आचार संहिता लागू करवाना, मतलब कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लागू करवाना भी चुनाव आयोग का ही काम है। चुनाव के दौरान सरकारों और पार्टियों पर कड़ी नजर रखने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है। चुनाव खर्च की निगरानी करना है। उम्मीदवार कितना खर्च करेगा इसकी सीमा तय करना है और उसका ऑडिट करना भी चुनाव आयोग का ही काम है। और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है, उसके लिए वो ईवीएम, वीवीपैट, चुनावी बूथों पर सुरक्षा, फर्जी मतदान रोकना आदि प्रयास करता है। डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग के साथ काम करना है ताकि सीटों का पुनर्विन्यास हो सके। अब समझते हैं निर्वाचन आयोग की शक्तियां। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। चुनाव के दौरान सरकार उस पर आदेश नहीं चला सकती क्योंकि आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। चुनाव में गड़बड़ी करने पर वह अधिकारी को सस्पेंड कर सकती है, पार्टी को नोटिस जारी कर सकती है, उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर सकती है और दोबारा वोटिंग भी करा सकती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का लागू करवाने की ताकत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। मतलब चुनाव के समय भारत में असली सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाती है। चुनाव की तारीखें केवल आयोग तय करता है, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। किसी भी कानून की व्याख्या आयोग के अधिकार में है। यदि कोई नियम स्पष्ट न हो तो निर्णय आयोग का मान्य होगा। मतलब आयोग डिसाइड करेगा कि कानून क्या कहना चाहता है। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होती है। इसके लिए क्या उपाय हैं। संवैधानिक दर्जा उसे प्राप्त किया गया है। मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने की प्रक्रिया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की जो प्रक्रिया है वो इम्पीचमेंट जैसी है। अब हम बात करेंगे कि आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी कठिन है। उसके लिए मतलब एकदम इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस अपनाना पड़ता है और इनका कार्यकाल निश्चित है। या तो वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होगा उतने टाइम तक अपने पद पे बने रहेंगे। चुनाव के दौरान सरकार उस पर नियंत्रण नहीं रख सकती और निर्णय लेने में उनकी पूरी स्वतंत्रता होती है। ईवीएम वीवीपैट का पूर्ण नियंत्रण होता है जिसपे कि हमेशा इल्जाम लगता रहता है कि ईवीएम हैक कर दिया गया। राजनीतिक दबाव से सुरक्षा भी यही सब ताकत है कि भारतीय लोकतंत्र को काफ़ी सफल लोकतंत्र माना जाता है। अब हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की चुनौतियां क्या क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत शक्तिशाली है लेकिन इसकी चुनौतियां भी हैं। इस पर राजनीतिक दबाव होता है। कई बार सरकारें या नेता चुनाव आयोग पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। फिर फेक न्यूज और सोशल मीडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इससे निपटने के लिए नई रणनीतियां बनानी पड़ती है कि फेक न्यूज़ से कैसे डील करें। सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग मतलब चुनाव से संबंधित या चुनाव आयोग से संबंधित भ्रामक खबरें न फैलाई जाएं। कुछ राज्यों में चुनाव हिंसा और अवैध धन का उपयोग एक चुनौती है और कहीं कहीं मतदाता सूची में डुप्लीकेट या गलत नाम पाए जाते हैं, उसको सुधार करना है। चुनाव सुधार की आवश्यकता होती है जैसे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन या पॉलिटिकल पार्टीज की पारदर्शिता, क्रिमिनल कैंडिडेट्स को रोकना। अब हम समझते हैं कि एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने एक जगह रख दिया है। तो अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पहली बार 1960 में केरला में लागू किया गया था। ईवीएम पूरे देश में पहली बार 2004 में
और जबकि ईवीएम पहली बार भारत में 1982 में प्रयोग किया गया था। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक निकाय है और इसमें निर्णय की प्रक्रिया जो है वो बहुमत के आधार पर ली जाती है। तो हमने इतना सारा डिस्कशन देखने के बाद समझा कि भारतीय निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है। इस संस्था की स्वायत्तता, निष्ठा और पारदर्शिता की वजह से ही दुनिया भारत के चुनावों को आदर्श मानती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक का वोट मूल्यवान हो और लोकतंत्र की आवाज़ सही जगह पहुंच पाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेज का लिंक डाल दिया, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे हमारे PDF मिल जाएंगे। धन्यवाद।